हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। वो जो भी स्टूडेंट जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्लासेस से जुड़े। मैं शाइस्ता आप सभी को यहाँ पे मॉडर्न इंडिया जो है वो पढ़ा रही हूँ। और मॉडर्न इंडिया में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके लगभग हम लोग समापन की तरफ जा रहे हैं। एक दो क्लासेस और होंगी, उसके बाद आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट या फिर जो टॉपिक्स हो गए उन सभी को हम लोगों ने याद रखेंगे कि डिस्कस कर लिया था। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग इस क्लास में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग हम लोगों ने लास्ट जो किया था वह था व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में किया था। और 1940 के बारे में हमने बताया था आपको कि कैसे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया। और वह जो था उसको एक ब्रिटिश शासन की जो नैतिक विरोध की जो उनकी नीति चल रही थी उसके लिए जो है नैतिक विरोध की नीति की तरह उन्होंने इसका विरोध किया था, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, और हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी। आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। खासकर सिर्फ वो भारत में नहीं रहे, भारत के अलावा वह रशिया गए, रशिया से जर्मनी गए, जर्मनी से जापान गए और उन्होंने एक पूरी की पूरी सेना खड़ी कर दी। तो इस तरह से उनका क्या योगदान रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनको भी हम जानेंगे। साथ ही क्रिप्स मिशन के बारे में बात करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो आखिरी आंदोलन है यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना विलंब किए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और मैंने आपको बताया था कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या था। स्टूडेंट एक चीज समझिए, त्रिपुरी में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो हुआ था, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपकी है उसका 1938 में हरिपुरा में जो है उसका क्या होता है, अधिवेशन होता है। आपको मालूम है कि कोई भी अगर संस्था तो उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1938 में हरिपुरा में जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को जो है हम देखते हैं वह क्या बनाए गए, वह जो है अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए 1938 में। फिर जो है इसी अधिवेशन में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। लेकिन उसके जस्ट एक साल के बाद जो है 1939 में त्रिपुरी में जो है क्या होता है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है और इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जो है वह अध्यक्ष पद के लिए जो है उनका नाम जाता है। और इस समय एक जो कॉन्फ्लिक्ट हमें विवाद देखने को मिलता है, इस समय क्या था कि गांधी जी जो थे, गांधी जी के जो कैंडिडेट थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। वो गांधी जी की तरफ से कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या हो जाता है स्टूडेंट, पट्टाभी सीतारमैया को वह पराजित कर देते हैं और सुभाष चंद्र बोस फिर से एक बार पुनः अध्यक्ष बन जाते हैं। तो गांधी जी और इनके बीच में जो एक आपसी सामंजस्य होना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा था और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के जो है इन दोनों के बीच में अच्छा एक तालमेल नहीं था। गांधी जी ने तो सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया की हार को बताया कि ये तो मेरी हार है, यहाँ तक उन्होंने बता दिया था। तो चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, गांधी जी जो है उसमें टॉप लीडर में है और उनकी राय मशवरा काफ़ी मायने रखती थी। जब उनसे राय कुछ मांगा जाता था तो वो अपनी राय नहीं दे रहे थे। तो इन्हीं कारणों से जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने अप्रैल 1939 को जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इसी को हम कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कहते हैं जो कि 1939 में है। 1939 से पहले क्या हुआ था, हरिपुरा हुआ था, वहां पर भी वो अध्यक्ष चुने गए थे। दोबारा अध्यक्ष कहाँ होते हैं, त्रिपुरी में होते हैं, जहां पे वो फिर बाद में रिजाइन करते हैं। और रिजाइन करने के बाद जो है हम देखते हैं स्टूडेंट, जब इनका रिजाइनेशन हो जाता है तो उनकी जगह पे आखिर किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस जी की जगह पर क्या बनाया जाता है, कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया जाता है।
ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हरिपुरा कॉन्फ्रेंस कब हुआ, या फिर आपका त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस कब हुआ, सुभाष चंद्र बोस के प्रतिद्वंदी कौन थे अध्यक्ष पद के लिए, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद जो है कौन नेक्स्ट बनता है, कौन अध्यक्ष कौन बनता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। थोड़ा ये एक दूसरे के ऊपर जो है थोड़ा मतलब, चलिए मैं पढ़ दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। हम देखते हैं स्टूडेंट 3 मई 1939 को ही सुभाष चंद्र बोस का क्या किया, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो क्या है कि आप जब किसी पार्टी में हैं और पार्टी में रह के आप अपना दूसरा अस्तित्व जब बनाते हैं तो पार्टी आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है। तो अगस्त में ही उन्हें जो है अखिल भारतीय, मई में इन्होंने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक, उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के में जो कांग्रेस कमेटी के वो सदस्य थे, और इसके अलावा जो उनका जो है बंगाल की कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष भी थे। इन दोनों पदों से उन्हें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। साथ ही कांग्रेस के जितने भी पद थे उन सभी पदों से उनका जो उम्मीदवारी था वो 3 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाता है, उसको आयोग घोषित कर दिया जाता है कि 3 साल तक सुभाष चंद्र बोस जी जो है, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है, वह नहीं कुछ भी कर पाएंगे, कोई पोजीशन ले नहीं पाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। सुभाष चंद्र बोस जी 14 जनवरी 1941 को जो है यह कलकत्ता से अचानक, आप लोगों ने इनका जीवन जो है वह बहुत ही उतार चढ़ाव और रोमांच से भरा रहा है। एक चीज और याद रखेंगे, बहुत ही रोमांच है। कहाँ यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ लीडर हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भी वैचारिक गतिरोध है इनका कुछ टॉप लीडरों के साथ, उसकी वजह से जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर जा कर के भी राष्ट्रीय आंदोलन को जो है के उद्देश्य तक पहुंचा जाए, यानी कि उसे स्वतंत्रता दिलाया जाए। इसके लिए वह जर्मनी गए, हिटलर से भी सहयोग मांगा, फिर उसके बाद जो है वह जापान गए, सिंगापुर गए। तो हम देखते हैं कि यह जो है बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे होते हैं। तो ये 14 जनवरी 1941 को क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी जो है अचानक कलकत्ता से गायब हो गए। पता चला है कि यह पेशावर काबुल होते हुए कहाँ पहुंच गए स्टूडेंट, रूस पहुंच गए। जब यह रूस पहुंच गए तो यहाँ पर वह किस नाम से पहुंचे थे, जियाउद्दीन के नाम से। ये नाम आप याद रखेंगे स्टूडेंट, जियाउद्दीन के नाम से पहुंचे थे। और उसके बाद क्या हुआ, बाद में जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया तो रूस भी मित्र राष्ट्रों के साथ हो गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो फिर यह रूस से कहाँ जाना था, इन्हें जर्मनी जाना था। तो जर्मनी जाने के लिए इन्होंने जो पासपोर्ट बनवाया, उस पासपोर्ट पे इनका नाम क्या था, ऑर्लैंडो मोसेट्टो, है ना। इस नाम से उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया था, और इसके द्वारा ही वह कहाँ पहुंचे, जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में इनकी हिटलर से मुलाकात हुई और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता हेतु उनसे सहयोग मांगा। जर्मनी में ही जो हम लोग नेताजी कहते हैं, नेताजी जो है यह टाइटल उनको जर्मनी में ही मिला स्टूडेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये उपाधि जो है कहाँ मिली इनको, जर्मनी में ही मिली। जर्मनी में बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और इस संस्था के द्वारा ही पहली बार जय हिंद का नारा लगाया गया। जय हिंद, आज के टाइम पे भी हम बोलते हैं ना, जय हिंद की सेना, तो ये उनका नारा था स्टूडेंट, है ना। तो ये कुछ क्रम है जो आपसे हमेशा पूछे जा सकते हैं, जो आपको याद रखने हैं। अब आ जाइए, कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, वह जो है कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अगर आपसे बोला जाए कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, तो नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरा आप जानते हैं INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज जिसको हम लोग बोलते हैं, आजाद हिंद फौज।
इन दोनों की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं की थी, पहली बात ये, इसीलिए मैंने इन्हें अलग अलग सेक्शन में लिखा है। मैंने आपको पढ़ाया था जब बंगाल से कैपिटल शिफ्ट हुआ दिल्ली, हार्डिंग जो थे उस समय वायसराय थे, उनकी बम पर जो है उनकी गाड़ी पर बम मारा गया था। और उसी दौरान हम देखते हैं रास बिहारी बोस का एक नाम आया था, जिन्होंने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा था, ये कॉन्स्पिरेसी रची थी ताकि हार्डिंग की गाड़ी पर बम मारा जा सके। उनके जितने लोग थे जिन्होंने बम मारने के लिए जिनकी सहायता उन्होंने ली थी, वो सभी तो उनको तो क्या कर दिया गया, उन्हें फांसी की सजा हो गई। लेकिन रास बिहारी बोस कहाँ चले गए थे स्टूडेंट? जर्मनी चले गए थे। यही रास बिहारी बोस हैं जो जापान में रह रहे थे और एक अप्रवासी भारतीय के रूप में वहां पर रह रहे थे। इन्होंने टोक्यो में जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाई भारतीयों का, और इसका उद्देश्य था कि भारतीय सेना के अफसरों द्वारा, वहां पे आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जापान क्या अधूरी राष्ट्रों में है, तो इन्होंने जो भारतीय सेना के अफसर थे उनके द्वारा भारत की मुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन पर विचार करना था। इनका उद्देश्य यही था। और इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है स्टूडेंट। और ये बात कब की है? 1942 की है, जब इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। 28 से 30 मार्च 1942 की बात है। और दूसरा नाम आता है स्टूडेंट मोहन सिंह का। यह ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी थे और इनके दिमाग में सबसे पहले आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया था। ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाही, जो भी सिपाही थे जिन्होंने जापान के समक्ष क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, उन्हें लेकर मोहन सिंह ने मलाया में आजाद हिंद फौज का गठन किया। कब? 15 दिसंबर को इन्होंने गठन किया, 15 दिसंबर 1941 को। जब ये इन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया तो उस समय लगभग इसमें 50,000 अधिकारी और सिपाहियों के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। स्टूडेंट ये चीज देख लें, अगर आपसे पूछा जाए कि आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी तो वह मोहन सिंह थे। एक ऑफिसर थे ब्रिटिश भारतीय सेना के, जो कहाँ थे? अभी जापान में थे। और इन्होंने ही एक विचार रखा था कि क्यों ना जो लोग आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं जापान के सामने, है ना, जो ब्रिटिश भारतीय सिपाही हैं या अधिकारी हैं, उनको लेकर के हम लोग क्या करें, हम लोग एक आज़ाद हिंद फौज ही बनाते हैं। तो इंडिया इंडिपेंडेंट लीग किसने बनाया? रास बिहारी बोस ने। और आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? मोहन सिंह ने। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट, अब आपको मालूम है कि कौन आ चुके हैं? सुभाष चंद्र बोस आ चुके हैं। तो रास बिहारी बोस द्वारा ही बैंकॉक में 1942 को क्या हुआ, मलेशिया के बैंकॉक में हम देखते हैं इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को जो है लीग यानी इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की और आजाद हिंद फौज का जो नेतृत्व है, यह दोनों सौंपने की बात हुई। यानी इन दोनों का कमान जो है कब सौंपने की बात हुई? जब बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस हुआ, आजाद हिंद फौज और लीग। ठीक है। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान जो है कब दी इन्हें? सुभाष चंद्र बोस की 7 जुलाई। ये डेट आप याद रखेंगे कि 7 जुलाई 1943 को इन्हें ये कमान सौंपी गई और वह इसके सर्वोच्च सेनापति यानी कि कमांडर घोषित किए गए। 1 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का क्या किया स्टूडेंट? निर्माण किया। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, इसलिए इसे बहुत हल्के में ना लें आप लोग कि 1 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया और इसमें कई सारे जो है मंत्रियों को बनाया गया। एससी चैटर्जी जो थे उनको वित्त दिया गया, एमए अय्यर को प्रचार विभाग दिया गया और लक्ष्मी स्वामीनाथन को क्या मिला स्टूडेंट? स्त्रियों का विभाग दिया गया। तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने जो है सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। अब हम बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित जो अस्थायी सरकार थी, उसका मुख्यालय जो था वह रंगून में था और जर्मनी और जापान में भी अस्थायी सरकार का क्या खुला स्टूडेंट? मुख्यालय खुला। सॉरी,
जर्मनी और जापान ने भी क्या किया, अस्थायी सरकार को क्या किया, सपोर्ट दिया, उन्हें अपना समर्थन दिया। ये दिख रहा होगा आपको, लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट बनाया गया इसमें, और इसमें कई सारे 3 ब्रिगेड भी बनाए गए। इनका नाम था सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। एक चीज आपको याद रखनी है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हम देखते हैं कि भले आप देखे होंगे, अभी मैंने जब त्रिपुरी संकट बताया तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो ये डिस्प्यूट हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब ये सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, सुभाष चंद्र बोस जाके अस्थायी सरकार बना रहे हैं, उसमें नया ब्रिगेड बना रहे हैं, तो उसमें एक गांधी ब्रिगेड भी बनाते हैं। तो उस समय के जो नेता थे ना स्टूडेंट, उस समय के जो नेता थे वो मतलब अगर आप कहें उनका जो व्यवहारिकता में और इन सब चीजों में उनका कोई जवाब नहीं था। वो सामने वाले को कितना भी विरोध क्यों नहीं, विचारों का विरोध हो सकता है लेकिन व्यवहार का विरोध उनका कभी भी नहीं झलकता था। और यही कारण देखिए कि इन्होंने वहां पर जाकर के भी ऐसा किया। जापानी जो फौज थी, सेना थी, 6 नवंबर 1943 को इन्होंने जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को पा लिया था, तो इन्होंने इसे आजाद हिंद फौज को दे दिया। और इस पर हम देखते हैं आईएनए ने क्रमशः जो है जो अंडमान द्वीप था उसको शहीद द्वीप कहा और निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप नाम रखा। और लगभग 1 साल तक जो है इनका यहाँ पर कंट्रोल रहता है स्टूडेंट आजाद हिंद फौज का। मार्च 1944 में आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड जापानी सेना के नेतृत्व में भारत को आजाद कराने के उद्देश्य से कहां, बर्मा से की सीमा को पार करके उत्तर पूर्व और भारत के कोहिमा क्षेत्र नागालैंड पर घेरा डाला। और यह घेरा कब तक रहता है, 1 साल तक रहता है। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद रेडियो के प्रसारण में सबसे पहली बार जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसी ने संबोधित किया था तो वो सुभाष चंद्र बोस ही थे स्टूडेंट। मैंने कहा ना कि इन लोग का अपना एक अलग तरीका था और ये लोग बहुत उच्च आदर्शों के और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरह से हम आज देखते हैं कि इनके बीच में लड़ाई रही होगी, ऐसा नहीं है इतिहास में, आप समझ रहे होंगे। तो इन्होंने 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने रेडियो प्रसारण कर रहे थे, तो इसी दरमियान इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, जो कि सबसे पहली बार था ये मामला। उसके बाद से ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा इस टाइम। मई 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर फिर से क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा क्योंकि अब जो ब्रिटिश थे वो मजबूत हो गए थे। और अगस्त को हम देखते हैं ताइकू हवाई अड्डे पर, माना जाता है लगभग 18 अगस्त को स्टूडेंट, हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की अनफॉर्चुनेटली क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जिस तरह के ये नेता थे, इस तरह के नेता का जाना इस समय एक क्या है, एक बहुत बड़ा लॉस है राष्ट्रीय आंदोलन को। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी छलांग इन्होंने लगाई और कितना बड़ा प्रयास किया। इसलिए मैंने सुभाष चंद्र बोस के जो इंडिया इंडिपेंडेंट लीग हो गया या आज़ाद हिंद फौज हो गया, फिर इनकी अस्थायी सरकार हो गई, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया ताकि आप समझ सके कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन में भले ये लोग उस समय आज़ादी नहीं देख पाए, लेकिन जो आज हम आज़ादी देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन सभी का क्या है स्टूडेंट, योगदान है। बिना इनके योगदान के ये सब संभव नहीं था और हम लोगों पे क्या है, इसकी जिम्मेदारी है कि हम उनके योगदान का सम्मान करें। जिस तरह का भारत वह चाहते थे उस तरह का भारत बना, भाईचारे पर खड़ा हुआ, जाति रहित, है ना, धर्म जाति व्यवस्था और छुआछूत या इस तरह की सारी चीज़ों से ऊपर उठा हुआ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र, यही ना चाहते थे। तो हम लोग को उसी तरह से पहल करनी चाहिए। ये आप फोटो जो देख रहे हैं ये गांधी जी हैं, ये क्रिप्स हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं हम। क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, एक सेगमेंट आपने देख लिया सुभाष चंद्र बोस जी का। अब हम बात किस पे कर रहे हैं, क्रिप्स मिशन पर बात कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था स्टूडेंट, तो शुरुआत में मित्र राष्ट्र जो थे वो बहुत कमजोर स्थिति में जा रहे थे। तो जब कमजोर स्थिति में जा रहे थे वो लोग, तो जो ब्रिटेन है उस पर लगातार ये प्रेशर पड़ रहा था कि वह जो है भारत, चूंकि भारत के लीडर्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और भारत के साथ इनके अच्छे बात विचार हो नहीं रहे हैं, कोई बात बन नहीं रही है,
तो इंटरनेशनल उनके ऊपर बहुत दबाव था कि आप किसी तरह से भारत का सहयोग जो है इस युद्ध में प्राप्त कीजिए, क्योंकि हम तो युद्ध क्षेत्र में ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भारत में भी हमारे शासन के खिलाफ लगातार अगर प्रदर्शन चलेंगे तो हम और कमजोर हो जाएंगे। इन्हीं कारणों से उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वेस्टन चर्चिल, उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत के क्या जो राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक युद्धकालीन मंत्रिमंडल का जो सदस्य हैं उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनकी अध्यक्षता में या उनके नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजेंगे। तो ये बातचीत करने का, आपको मैंने कहा कि क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इन्होंने बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस या यहाँ के लोगों से पूछे हुए भारत को शामिल कर लिया था। इसी के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल से जिन जिन प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी उन लोगों ने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था और लगातार विरोध चल ही रहा था। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स कहाँ आते हैं, भारत आते हैं 22 मई को स्टूडेंट, और ये इन्होंने पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी मुख्य शर्तें क्या हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 22 मार्च 1942 को। एक चीज और बता दूं, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे उनको माना जाता था कि भारत के एक वेल विशर के तरह थे और भारत के जितने टॉप लीडर थे उनके साथ इनका बड़ा अच्छा दोस्ताना रिश्ता था। तो जब यह भारत आए तो भारतीय लीडरों को भी लगा कि शायद कुछ अच्छा हो जाए और कुछ अच्छी पॉजिटिव बात हो, और इन्होंने सबसे व्यक्तिगत रूप से जो फोटो अभी आपने देखी थी बड़ा अच्छे से सबसे मिले जुले, और फिर बाद में इन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और जो प्रस्ताव था उसकी मुख्य बातें क्या थी, इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद जो है भारत को एक डोमेनियन स्टेट का हम क्या देंगे, दर्जा देंगे, जो किसी भी तरह के घरेलू या बाहरी नियंत्रण से मुक्त होगा। अगर भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल से भी अपने संबंध को क्या कर सकता है, विच्छेद कर सकता है, इन्होंने कहा। लेकिन आप देखिए डोमिनियन स्टेट की फिर से बात करिए, जिसकी बात सुन करके ही इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी सभी क्या है, लगातार खफा हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद हम एक संविधान निर्मात्री संस्था, एक परिषद बनाएंगे जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी राजवाड़े दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान, इन्होंने कहा कि संविधान बनाना है, अगर कोई प्रांत नया संविधान नहीं मानना चाहता है तो हम उसको फोर्स नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे नए संविधान को बनाने की अनुमति भी देंगे, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखिए कि ये क्या कह रहे हैं, अगर स्वीकार नहीं करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा, और नए संविधान को स्वीकार ना करने वाले प्रांतों को सम्राट की सरकार से अलग एक नया संविधान देने की योजना थी। अब सोच लीजिए ब्रिटिश भारत में प्रांतों की संख्या जो थी, जो राजवाड़े थे, लगभग 500 प्लस थी। कोई भी अपनी स्वतंत्रता चाहेगा कि खोएं, खासकर राजवाड़े नहीं चाहेंगे। तो एक तरह से इन्होंने जो बात की बड़ा क्या विभाजनकारी बात यहाँ पे इन्होंने कह दी। और युद्ध के दौरान एक कार्यकारिणी परिषद का गठन ये लोग करेंगे जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन ब्रिटिश भारत की सरकार के पास ही रक्षा मंत्रालय होगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप किसी भी घरेलू या बाहरी नियंत्रण से मुक्त होंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रक्षा क्या होगा, हमारे पास ही होगा। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो प्रांत चाहे तो शामिल हो सकते हैं, नहीं शामिल होंगे तो हम उनको नया संविधान देंगे, डोमेनियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं कारणों से जो है क्रिप्स मिशन पर जो है भारतीय जो थे उनकी प्रतिक्रिया जो थी वह अलग अलग रही। देखिए क्या थी प्रतिक्रिया, दोनों ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, नामंजूर कर दिया गया। कौन दोनों, मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उन्होंने कहा कि नहीं हम इसे नहीं मानेंगे, इनके अपने अपने विचार थे नहीं मानने के लिए। मुस्लिम लीग का तो साफ सीधा बात था, क्योंकि इसमें जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है विभाजन की बात या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की बात नहीं कही गई थी, इसीलिए यह अग्री नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक आधार के आधार पर जो है आप देश का विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें तो मेरे लिए स्कोप ही नहीं है, इसलिए हम क्रिप्स मिशन को नहीं मानते हैं। और कांग्रेस की बात रही अगर, तो इन्होंने कहा कि यह तो भविष्य का वादे जैसा है कि हम आपको डोमेनियन स्टेट देंगे तो आप ऐसे होंगे वैसे होंगे। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि हम भविष्य के वादे से ही जो है संतुष्ट नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, वास्तविक स्वतंत्रता चाहिए, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि अब तो भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका उद्देश्य बदल चुका है ना, डोमेनियन स्टेट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पूर्ण स्वतंत्रता। आप बार बार क्या कर रहे हैं, डोमेनियन स्टेट। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथिय चेक कहा, ये क्वेश्चन एक है, और संभवतः जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक जो है वह क्या हो गया, टूट गया है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। खैर गतिरोध बढ़ना रहा, इसमें भी कोई हल नहीं निकल पाया,
और इसी कारण 29 मार्च 1942 को हम देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव जो है इसकी जो घोषणा हुई थी वह 11 अप्रैल 1942 को क्या हो गया, क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया, यानी ये असफल रहता है स्टूडेंट। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा कि क्रिप्स प्रस्ताव क्या है। अब आपने दो चीजें जान ली, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, आजाद हिंद फौज, इन सभी के बारे में। अब हम चाहे तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारत की आजादी के लिए अगर आप देखिए तो लड़ा गया आखिरी आंदोलन था। वैसे अगर उद्देश्यों की बात करें तो भले उद्देश्य में उस तरह से सफलता नहीं मिली, मगर एक चीज याद रखिएगा, आजादी की लड़ाई में हर एक चीज का एक छोटे योगदान का या बलिदान का भी क्या होता है, अपना रोल रहता है। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह कई अर्थों में सफल रहा था। अब आप देख लीजिए क्या है भारत छोड़ो आंदोलन। एक तरफ क्या हुआ, क्रिप्स प्रस्ताव जो है उसकी वो असफल हो गया। भारतीयों को उम्मीद थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को उम्मीद थी कि कोई सकारात्मक बात होगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऊपर से जो जापानी आक्रमण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा, तो उनका भी भय लगातार लगा हुआ था कि कहीं ना ये लोग, क्योंकि ब्रिटिश का यहाँ भारत में शासन है, और पता चले इन्हीं के लालच में, ब्रिटिश को मारने के चक्कर में जो है ये कहाँ जापानी भारत आ जाए और भारत जो है खामियाजा इसका भारत को भुगतना पड़ जाए, इसका भी डर था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हो गया था स्टूडेंट, कीमतें बहुत बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, वस्तुओं का क्या हो गया था, वस्तुएं जो थी वह जो है आसानी से उपलब्ध नहीं थी। इन सब चीज़ों के कारण जो है हम देखते हैं भारतीय जनमानस में असंतुष्टि का लेवल बहुत ज़्यादा था। और हम गांधी जी ने तो गांधी जी अगर बात करें गांधी जी के, तो उनको तो बहुत विश्वास हो गया था इस बात का कि अंग्रेजों की उपस्थिति जो है जापानियों के आक्रमण का दावत सिद्ध होगी भारत में, सोच लीजिए। और उन्होंने कहा था अंग्रेजों को कि वे भारत को ईश्वर के हाथों में, या आधुनिक शब्दों में कहें, शब्दवाली में कहें तो अराजकता की स्थिति में छोड़कर चले जाएं। गांधी जी उनसे कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, ईश्वर के वास्ते आप चले जाइए। सोच लीजिए कि हम ईश्वर के हाथ में छोड़ के जा रहे हैं, आपको लगता है कि हम लोग बहुत अराजक स्थिति में, तो उसकी भी स्थिति में हमें छोड़ के जाइए, मगर प्रभु आप क्या करें, आप जाएं, क्योंकि अगर आप रहेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पता चला अभी ब्रिटिश से हटने के लिए लड़े थे, अब जापानी आके बैठ जाएंगे, अब नाजी आके बैठ जाएंगे, अब फासिस्ट आके बैठ जाएंगे, तब तो और दिक्कत हो जाएगी। तो गांधी जी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इसी के कारण हम देखते हैं स्टूडेंट 1 मई 1942 को जो है इलाहाबाद में एक कॉन्फ्रेंस होता है। इसी कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने पहले ही अंग्रेजों को क्या कह दिया था कि अंग्रेजों से अपील की थी कि आप चले जाएं। उसके बाद क्या होता है, वर्धा में 14 जुलाई को जो है 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह क्या होता है, पारित कर दिया जाता है। वर्धा में जब आयोजित कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जब इसका प्रस्ताव लाया गया तो कई लोग जो थे, कई लीडर्स जो थे वह गांधी जी के मत से सहमत नहीं थे। तो गांधी जी ने उन्हें एक तरह से क्या दिया, एक तरह से उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि एक काम सुन लीजिए ध्यान से, कि अगर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने एक तरह से धमकी दे दी कि मैं तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन करूंगा, आप माने या ना माने, अगर आप मानते हैं तो कांग्रेस के अंदर रह के, अगर नहीं मानेंगे तो हम तो कांग्रेस मतलब भारत की जमीन से ही एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में स्टूडेंट। आपको मालूम है मैंने बताया था असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त को। तो जब 1 अगस्त आया, 1 अगस्त 1942 को, उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिलक दिवस पर बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम जो है हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमारे सर पर भी पड़ सकती है। और नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था, लेकिन हम क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, निरंतर संघर्ष करेंगे। और यही मेरा उत्तर है एमरी और क्रिप्स को। तो ये किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था। उसके बाद हम देखते हैं
अगस्त में जो है 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त 1942 को क्या होता है, मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की। इस अधिवेशन में जो वर्धा में प्रस्ताव लाया गया था भारत छोड़ो का, उसको पुष्टि कर दिया गया स्टूडेंट। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का पहला आंदोलन था ये। देखिए कब हो रहा है, 7 अगस्त को हो रहा है, 8 अगस्त को इसको कंफर्म कर दिया गया और 9 अगस्त को स्टूडेंट, 9 अगस्त को यहाँ देखिए 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी और अन्य सभी नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो चूंकि सारे लीडर जब कहाँ जेल में हैं, तो यह भारत का पहला आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। जो विरोध अंग्रेजों का करना चाहिए था किया गया, भरपूर मात्रा में किया गया, लोग पीछे नहीं हटे। कुछ लीडर्स जो अंदर थे वो अंदर रहे, कुछ लोग भूमिगत होकर के इस आंदोलन को चला रहे थे। तो ये क्या था, आपका भारत छोड़ो आंदोलन था स्टूडेंट। ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप एक काम कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की आपको मैंने पृष्ठभूमि बताई है। नेक्स्ट क्लास में भारत छोड़ो आंदोलन और उसके आगे वेवेल समझौता और जितने भी समझौते हुए हैं, और हम आंदोलन तक जितना कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में आपका पूरा 1947 तक कंप्लीट हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग आए और इस क्लास को जा करके देखें। आज की क्लास आपकी यहीं तक है, भारत छोड़ो आंदोलन तक। अभी भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारी चीजें रह गई हैं, लेकिन समय अभाव के कारण अभी मुझे क्लास जो है आपका ड्रॉप करना पड़ रहा है। और चूंकि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तो आप भी क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसे हम क्या करेंगे कि अगले क्लास में जो है उसे बात करेंगे। ओके, तब तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए, अपनों के बीच में शेयर कीजिए, और कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट अपना ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।